हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और यही मेहनत कर रहे होंगे सोच के साथ कि आप जो अपना टारगेट फिट करके रखे हैं, सेट करके रखे हैं, हमें उस टारगेट को अचीव करना है। तो 100% बच्चों आप उस टारगेट को अचीव करेंगे। इसलिए आप सभी को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं होता है बिल्कुल लगे रहना है मेहनत के साथ और 100% अपनी मंजिल को आपको अचीव करना है। चलिए उसी के साथ हम आपके साथ हैं और आज फिर से आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि आपके बीच में हम तो मेहनत एनी टाइम कर रहे हैं, हर समय कर रहे हैं, बट आपको भी मेहनत करना है। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बच्चों, आप सभी लोग वीडियो देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन बच्चों ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी किया करिए बच्चों, और अपने आसपास में दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जितनी भी अच्छी से अच्छी वीडियो हैं सभी तक पहुंच पाए। बाकी चलते हैं आज के नेक्स्ट क्लास में। और आज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं, यदि 11th और 12th के भी बच्चे देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी बेसिक चीज है जो हर जगह पूछा जाता है और कक्षा 9 और 10 में तो पूछा ही जाता है और 10 के बोर्ड परीक्षा में इसमें कोई ना कोई प्रश्न मिलता ही मिलता है। क्या होगा बच्चों इसमें, देखिए हम मात्र इस पर आपको जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, हम इतने टॉपिक पर बात करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में बात करने वाले हैं। डरिए नहीं, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, आपके कहीं निकलेगा नहीं बाहर, इसलिए बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों जन्म दर। जन्म क्या आप जानते नहीं जन्म क्या होता है? जब बच्चों किसी शिशु का जन्म होता है, छोटे बच्चों का जन्म होता है, क्या आप जानते नहीं हैं? जानते हैं, लेकिन बात आ गई दर की। किसकी आ गई? दर की आ गई। तो ध्यान से देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा बच्चों 1 वर्ष पर निकाला जाता है। कितने वर्ष पर? 1 वर्ष पर। आपका रिजल्ट कितने वर्ष पर आता है? 1 वर्ष पर। क्लियर हो गया? जब आप पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में जब आपको रिजल्ट मिलता है कितने वर्ष पर बच्चों? 1 वर्ष पर। तो जो जन्म दर होती है और जो मृत्यु दर होती है कितने वर्ष पर निकाला जाता है? प्रति 1 वर्ष में। तो ध्यान से देखिए, प्रति 1 वर्ष में 1000 बच्चों में जो बच्चों का 1000 लोगों के यानी 1000 व्यक्तियों के बीच में जितने बच्चों का जन्म होता है, क्या होता है? जितने बच्चों का जन्म होता है वो बच्चों जन्म दर कहलाता है। क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। ध्यान से देखिए, कब? प्रति 1 वर्ष में जितने बच्चे, वो भी जीवित बच्चे, ये भी ध्यान रखेंगे, कौन से बच्चे? जीवित बच्चे। और कितने लोग के बीच में? प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच में जितने जीवित बच्चे होते हैं वही कौन सी दर कहलाती है? वो बच्चों जन्म दर कहलाती है। क्लियर हो गया? फिर से ध्यान से देखिए, प्रति 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों के बीच में जो जीवित बच्चों की संख्या होती है वही बच्चों जन्म दर कहलाती है। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे बच्चों मृत्यु दर। कौन सी दर? मृत्यु दर। तो यही सेम बच्चों यही मृत्यु दर भी होता है। प्रति 1 वर्ष में 1000 बच्चों के बीच में यदि 1000 बच्चे जो जन्म लिए, ध्यान से देखेंगे, 1 वर्ष में कितने? 1 वर्ष में 1000 बच्चों का जो जन्म होता है, बच्चों का जन्म, उन्हीं में मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। कौन सी दर बच्चों? मृत्यु दर कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों 1 वर्ष के अंदर अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ तो उनमें जो मरने वाले बच्चों की संख्या होगी वही बच्चों मृत्यु दर कहलाएगी। क्लियर हो गया? फिर ध्यान से सुनिए, प्रति 1 वर्ष में 1000 यदि बच्चों का जन्म हुआ, उसमें बच्चों जो मरने वालों की संख्या होगी वही बच्चों 1000 में हम औसत निकालेंगे, वही बच्चों एक मृत्यु दर कहलाएगी। क्लियर हो गया? जन्म दर और मृत्यु दर 1 साल का औसत होता है और 1000 बच्चों के बीच में उसका औसतन दर उसका निकाला जाता है, वही बच्चों मृत्यु दर होती है। क्लियर हो गया? अब चलिए अगली परिभाषा पे चलते हैं। अगली परिभाषा है बच्चों जनसंख्या घनत्व। क्या है बच्चों? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या माने होता है बच्चों जो हमारे इस पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं उनकी संख्या, वही क्या कहलाती है? जन माने लोग, संख्या माने संख्या। तो लोगों की संख्या को ही हम क्या
कहते हैं बच्चों? जनसंख्या कहते हैं। लेकिन घनत्व की बात करें तो घनत्व माने होता है बच्चों घेरा हुआ। तो कितने लोग कितनी जमीन को घेरे हुए हैं, यही बच्चों जनसंख्या घनत्व होती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा में समझिए बच्चों, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में कितने बच्चों? प्रति एक वर्ग किलोमीटर में। मैं वर्ग की बात क्यों किया? क्योंकि बच्चों चारों तरफ 1 किलोमीटर, चारों तरफ देखा जाएगा। यदि 1 किलोमीटर की बात करें तो चारों दिशाओं में 1 किलोमीटर, उसके अंदर जितने लोग रह रहे हैं वही बच्चों जनसंख्या घनत्व होती है। ध्यान से सुनिए, यदि मैं कहूं बच्चों, यदि मैं कहूं कि ये 10 किलोमीटर का रेडिएशन है, कितने किलोमीटर का? 10 किलोमीटर का। और यदि मैं कहूं बच्चों इसमें कुल बच्चों 10,000 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं? 10,000 लोग रह रहे हैं। अगर मैं कहूं इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या होगा, तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप इस जनसंख्या से इसका क्षेत्रफल को निकाल लेंगे और उससे आपको 1,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनिए, वीडियो स्किप हो गया था, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। जनसंख्या घनत्व पढ़ रहे थे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की संख्या को, जो संख्या रहती है कहां पर? प्रति 1 किलोमीटर में। जैसे हम बात कर रहे थे, यदि कोई 10 किलोमीटर का रेडिएशन कोई क्षेत्र है, एरिया है 10 किलोमीटर का, और उसमें 10,000 लोग रहते हैं, तो इसका जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे? 10,000 में से हम 10 को भाग करेंगे, तो जब हम भाग करेंगे तो 1 किलोमीटर का निकल आएगा। तो 1 किलोमीटर में 1,000 लोग रह रहे हैं, तो इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व तो 1,000 प्रति वर्ग किलोमीटर निकल आएगा। क्लियर हो गया? तो क्या हुआ बच्चों? जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? फिर से सुनिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व निकालना होगा तो कैसे करेंगे? जितने लोगों की जनसंख्या है और जितना क्षेत्रफल है भाग कर देंगे, जितना निकल के आएगा प्रति 1 वर्ग किलोमीटर पे, वही हमारा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी यहां पे हम कुछ प्रश्न भी पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात का। किसका? लिंगानुपात। कहने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, पुरुष और स्त्री, वही लिंगानुपात होता है। उन्हीं दोनों व्यक्तियों का अनुपात, किसी भी देश या किसी भी राज्य का जब हम लिंगानुपात निकालते हैं तो हम बच्चों ये तुलना करते हैं कि 1,000 कितना? 1,000 व्यक्तियों की संख्या पर, 1,000 व्यक्तियों की संख्या पर महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, वही तुलना की जाती है। तो कहने का मतलब बच्चों, किसी देश या राज्य के 1,000 व्यक्तियों यानी पुरुषों की संख्या पर जो महिलाओं की संख्या का अनुपात निकल कर आता है, वही बच्चों लिंगानुपात होता है। क्या होता है? लिंगानुपात होता है। यदि बच्चों अगर देखा जाए, मान लीजिए कोई एक राज्य है और इसकी जनसंख्या इतनी है कि जब हम 1,000 पुरुष की तुलना कर रहे हैं तो इस पे महिलाओं की संख्या 900 आ रही है। तो कहने का मतलब बच्चों, 1,000 और 900 जो निकल रहा है वो 900 बच्चों इसका लिंगानुपात निकल आएगा। कितना? 900, क्योंकि 1000 की तुलना तो होती ही है, लेकिन जो महिलाओं की संख्या निकल कर आती है वही बच्चों लिंगानुपात बन जाता है। तो फिर से ध्यान से सुनिए, प्रति 1,000 व्यक्तियों की संख्या पर जो महिलाओं की संख्या होती है वही बच्चों लिंगानुपात होता है। चलिए आगे ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों साक्षरता दर। क्या होता है? साक्षरता दर। कभी कभी आप कोई फॉर्म भरते होंगे हिंदी में तो आपको ये ऑप्शन आता है, क्या आप साक्षर हैं? क्या आपके माता पिता साक्षर हैं? साक्षर मीन्स होता है बच्चों पढ़ना, पढ़ाई लिखाई। तो ध्यान से देखिए, साक्षरता दर यानी पढ़ाई लिखाई। क्या बच्चों? पढ़ाई लिखाई। तो आप ये ध्यान से देखेंगे, किसी भी देश या राज्य की साक्षरता दर उसके यहां पढ़ाई लिखाई यानी 6 वर्ष से ऊपर, कितना बच्चों? 6 वर्ष से ऊपर जो बच्चे होते हैं उनका औसत निकाला जाता है कि कितने बच्चे उस राज्य या क्षेत्र में, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। उन्हीं के पढ़ाई लिखाई का जो औसत निकल कर आता है, जो उनकी संख्या निकल कर आती है, वही बच्चों साक्षरता दर होती है। क्या चीज? किसी भी देश या राज्य की 6 वर्ष से अधिक बच्चों का पढ़ाई
पढ़ाई लिखाई देखना, पढ़ाई लिखाई जानना कि कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, वही बच्चों उनका जो औसत निकल कर आता है, एवरेज निकल कर आता है, वही बच्चों उनकी साक्षरता दर कहलाती है। क्लियर हो गया। ध्यान से देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है। बहुत बच्चों अर्थशास्त्र में दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। आय माने होती है बच्चों कमाई, और राष्ट्रीय की बात कर रही है, राष्ट्रीय माने हमारे देश की कमाई, हमारे पूरे भारत की कमाई, और कौन सी, राष्ट्रीय, पूरे देश की। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप ध्यान से देखेंगे हमारे भारत देश में जितनी भी चीजें, चाहे अपने भारत की हो चाहे कहीं बाहर की हो, कोई भी, चाहे कंपनी हो चाहे कोई फैक्ट्री हो चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई भी ऐसी अनावादर कोई भी ऐसी कंपनी हो, जो भी काम करेगी वो सरकार को कुछ ना कुछ हिस्सा उसको कर के रूप में, उसको टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ उसका जो कोष होगा उसके कोष में वो पैसा देगी। यानी बच्चों उस सरकार की जो आय होगी हर चीजों से जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश में दो तरह की आय आती है, एक देश से आती है बच्चों और दूसरा विदेश से आती है। तो आप कहेंगे क्या सर जो विदेश में और कोई भी सरकार काम करे क्या वो हमें पैसा देगी? ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिए हमारे देश की बड़ी सारी कंपनियां जो विदेशों में काम कर रही हैं, तो जब उनका पैसा हमारे देश में आएगा तो क्या बच्चों कुछ भाग हमारी सरकार की इनकम को नहीं जाता है? जाता है। तो बड़े सारे देशों में ऐसी कंपनियां चल रही, जैसे बच्चों टाटा एक कंपनी है, 50 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों उसका जब कोई लाभ पैसा जो भी उसके कंपनी के ऑनर हैं जब पैसा आता है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा जो सरकार के पास जाता है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय में ही जुड़ता है। तो बच्चों देखा जाए तो राष्ट्रीय आय देश की कुल आय, क्या बच्चों, देश की कुल आय को जब विदेशों से प्राप्त कुल आय के साथ जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, और उससे जो प्राप्त आय हमें निकल कर आती है वही बच्चों राष्ट्रीय आय कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी देश की जो कुल आय होती है और साथ ही साथ जो विदेशों से उसकी प्राप्त कुल आय होती है, उससे जब दोनों इनकम को, दोनों आय को जोड़ा जाता है तो बच्चों राष्ट्रीय आय कहलाती है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे लास्ट टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। प्रति माने एक, व्यक्ति माने व्यक्ति, इनकम माने इनकम आय। यानी प्रति व्यक्ति की इनकम निकालना होगा तो कैसे आएगा? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश या राज्य की जो कुल इनकम होगी, अगर देश की निकालना है तो पहले हम देश की कुल इनकम पता करेंगे, फिर देश की कुल जनसंख्या को पता करेंगे। तो क्या करेंगे, किसी भी देश की कुल इनकम को हम कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे, और जितना बच्चों इनकम निकल के आएगा वो एक व्यक्ति का इनकम निकल के आएगा। जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए बच्चों 100 रुपया एक घर में कमाई हो रही है, और 100 रुपये कमाई हो रही है, और इस घर में बच्चों 5 लोग रह रहे हैं। कितने लोग? 5 लोग रह रहे हैं। 3 लोग हैं जो कमाने वाले नहीं हैं और 2 लोग हैं बच्चों जो कमाने वाले हैं। यानी इस घर में बच्चों 5 लोग रह रहे हैं। अगर हम इसका प्रति व्यक्ति आय निकालें, यानी 5 लोग का एक एवरेज प्रति व्यक्ति आय निकालें, तो बच्चों कुल इनकम 100 आ रही है। तो यानी बच्चों 2 ही लोग कमा के 100 ला रहे हैं, लेकिन है कितने लोग में? 5 लोग में। तो हम 100 को बच्चों 5 से भाग कर देंगे तो 20 निकल कर आएगा। तो यानी बच्चों एक लोग का जो प्रति व्यक्ति आय होगा वो 20 रुपए निकल के आएगा। तो कहने का मतलब हमारे देश की जब प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है तो देश की कुल इनकम को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जितना निकल कर आता है बच्चों एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय होती है। अगर वही राज्य की बात करें, राज्य की प्रति व्यक्ति आय, तो हम राज्य की कुल इनकम निकालेंगे और राज्य की कुल इनकम से राज्य की कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे। जितना निकल कर आएगा बच्चों वो उस राज्य के प्रति व्यक्ति आय निकल कर आएगी। तो चलिए ध्यान से देखिए, आज हमने किस किस चीज पर बात किया? जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक पर बात कर लिए, और सातों की परिभाषा बच्चों आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और इसमें कुछ टॉपिक हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। तो अब इनमें से हम जो हमने अलग चीजों को लिखा हुआ है उसको हम मिटा दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों को अभी इसी के बीच में हम आपको लिखते हैं ताकि
बाकी बच्चों इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो ऑब्जेक्टिव की तरह पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों हैं एक जनसंख्या घनत्व, अभी हम बात किए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम कौन सा घनत्व कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक था बच्चों साक्षरता दर, क्या था बच्चों? साक्षरता दर। और एक था बच्चों प्रति व्यक्ति आय, क्या था बच्चों? प्रति व्यक्ति आय। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जनसंख्या घनत्व की यदि बात किया जाए तो बच्चों जनसंख्या घनत्व सबसे कम बच्चों है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में बच्चों जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर मैं ज्यादा की बात करूं बच्चों तो सबसे ज्यादा बिहार राज्य का है। कहां का? बिहार। कहने का मतलब बिहार के पास जितनी जमीन है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लोग रहने वाले हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जमीन के अकॉर्डिंग बहुत कम है रहने वाले। पूरे भारत की बात हो रही है। क्लियर हो गया? अब साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे कम बच्चों बिहार में है। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि पूरे भारत में आईएएस पीसीएस देने वाला सबसे ज्यादा बिहार राज्य है, इसके बावजूद भी साक्षरता दर सबसे कम है। कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा लोग कम पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ते लिखते हैं और सबसे अच्छी अच्छी सर्विस को हासिल करते हैं, तो इसलिए साक्षरता दर सबसे कम बिहार की है। और सबसे ज्यादा की बात की जाए तो बच्चों केरल की है। कहां की है? केरल की है। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो बच्चों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की थी। अभी निकल कर आ रहा था हरियाणा की, लेकिन बच्चों ध्यान से देखेंगे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक गोवा की थी। अभी हाल ही में अगर इसका कोई भी सूचकांक जारी होता है तो बताया जाएगा। एक चीज था बच्चों लिंगानुपात। क्या था बच्चों? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात बच्चों सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम बच्चों हरियाणा का है। कहां का? सबसे कम है बच्चों, सोचनीय विषय है। और सबसे मेंटेन यदि देखा जाए तो केरल का है। कहां का है बच्चों? केरल का है सबसे अच्छा लिंगानुपात। लेकिन सबसे कम बच्चों हरियाणा का है। कहने का मतलब 1000 पुरुषों के बीच में जब तुलना की जाती तो 800 से भी कुछ संख्या मिलती है, 800 के समथिंग महिलाओं की संख्या मिलती है। कहने का मतलब वहां महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो ये बच्चों सोचने का विषय है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना स्थान परचम लहरा दिया है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रही हैं, बड़ी बड़ी कामयाबी अपने हाथ में ले रही हैं। तो इसलिए बच्चों हमें ध्यान देना चाहिए, अपने घर की जितनी भी बहन बेटियां हैं हमें पढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देनी चाहिए। वो सब कुछ कर सकती हैं बच्चों जो हर एक इंसान ने किया है, क्योंकि बच्चों आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। तो मैं प्यारे बच्चों आपको भी मेहनत करना है अच्छे तरीके से, आपको भी आगे बढ़ना है। मैं हमेशा आपके साथ लगा हूं। तो यदि मेरे इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, यानी कोई भी स्टूडेंट हो, यदि इस क्लास को देख रहा है तो अच्छे से तैयार करेगा इस 7 पॉइंट को, इसकी परिभाषा अपनी कॉपी में लिखेगा। और जो एक एक नंबर के मैंने टॉपिक को लिखा है इसको भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बच्चों ये प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे और अपनी हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। और यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें। थैंक यू वेरी मच बच्चों, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक